सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। अब पता चला में आज आप जान सकेंगे। इंसाफ के ईवान में बड़ी तब्दीली। चीफ जस्टिस साकिब निसार सबकदोश। वज़ीर-ए-आज़म ट्विटर पर बिलावल ईवान में। ECL पर शिकवा जवाबे शिकवा। हुकूमत की मुद्दत बस थोड़ी। नून लीग मुज़ाहमत मफाहमत में तब्दील। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम अब पता चला में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरिश ज़ुहैब। असद खरल साहब, बाबर डोगर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, आज फुल कोर्ट रेफरेंस का इनेकाद हुआ चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार के एजाज़ में और अलविदाई डिनर भी उनको दिया गया। अपने ओहदे से वो सबकदोश हो रहे हैं और नामजद चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने भी खिताब किया आज, और चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने भी इस रेफरेंस से, फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब किया। खिताब के दौरान उनकी जानिब से कहा गया कि अदलिया में करप्शन इंसाफ का कत्ल है। उन्होंने कहा कि आइन में तयन करदा हक जिंदगी, तालीम और सेहत के मसाइल को हल करने की कोशिश की, जजेस के ज़ाब्ता अखलाक के अंदर रहते हुए काम किया। सो आज उन्होंने ये अपना आखिरी खिताब किया और कल जस्टिस आसिफ सईद खोसा अपने ओहदे का हलफ उठा लेंगे। अगर आज बात की जाए आसिफ सईद खोसा साहब की, उन्होंने तजावीज़ दी, बड़ा ज़बरदस्त खिताब उनकी जानिब से भी किया गया। उन्होंने खिताब करते हुए कहा कि फ़ौज, अदलिया और हुकूमती क़यादत इजलास बुलाए जिसमें सिविल और मिलिट्री एजेंसियाँ भी शरीक हों। मामलात को, इख्तलाफात को दूर करने के लिए ये जो इजलास है ये बुलाया जाए। माजी की गलतियों को सीख कर उनसे चार्टर ऑफ गवर्नेंस पर उन्होंने कहा काम करना होगा। बड़ा उनका ज़बरदस्त खिताब था। सबसे पहले मैं असद खरल साहब आपसे चाहूँगी, उनके बारे में जो मैंने सुना है काफ़ी लिटरेरी आदमी है और आज जो उन्होंने स्पीच की वो भी बड़ी स्पीडी, जुडिशरी के लिए काफ़ी वो पुरअज़्म दिखाई दिए। आपने स्पीच को किस तरह देखा है जस्टिस आसिफ सईद खोसा की? सैरिश, जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब के बारे में एक तो बहुत कम लोगों को शायद पता होगा कि उनके जो फैसले हैं, उनकी नज़ायर जो है पाकिस्तान तो नहीं दुनिया की जो मुख्तलिफ अदालतें हैं, ख़ास तौर पे बरतानिया में और बहुत सारे मुल्कों के अंदर वो उनका सिलेबस पढ़ाया जाता है, उनके फ़ैसले कोट किए जाते हैं। और दूसरा सबसे अहम बड़ा जो काम है, जो किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, ये पाकिस्तान की तारीख का एक तारीखी काम कर गए चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनने से पहले ही, कि क्रिमिनल जो पटिशन जो केसेस थे वो कराची रजिस्ट्री के अंदर अब ज़ीरो हो चुका है, कोई पेंडेंसी नहीं है। क्योंकि वो जिस तरह सिविल के हवाले से एक्सपर्टीज़ थी चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार साहब की, इस तरह क्रिमिनल के अंदर जो है वो जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब जो है, जो नए चीफ जस्टिस बनने वाले हैं, उनकी एक्सपर्टी है। लाहौर रजिस्ट्री के अंदर उन्होंने पेंडेंसी जो है वो आलमोस्ट ख़त्म, मेरे ख्याल ज़ीरो कर दी जहाँ तक अगर मैं सही हूँ। लातादाद मुकदमात जो थे, हज़ारों की तादाद में, ये पहली दफ़ा पाकिस्तान की और सुप्रीम कोर्ट की तारीख में हुआ है कि उनकी पेंडेंसी लाहौर और सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में और बाकी में भी शायद ज़ीरो या बहुत कम कर दी गई। नंबर एक। दूसरा जो उन्होंने काम किया है, जो बात आपने की वो भी बड़ी अहम है। तीसरी जो उन्होंने बात की है ना, मैं समझता हूँ एक और बहुत बड़ी बात अहम है, उन्होंने कहा मैं भी डैम बनाऊंगा। अब ये बात जरा समझने वाली है, वन लाइनर कितना, जब मैं भी डैम बनाऊंगा, किस चीज़ पे? जाली मुकदमात के खिलाफ। अब ये ऐसा कॉम्बिनेशन खूबसूरत आ गया है कि सिविल मामलात के हवाले से एक्सपर्टीज थी जस्टिस मियां साकिब निसार साहब, चीफ जस्टिस साहब की, उस हवाले से जो उन्होंने एक्सट्रीम लेवल पे, मैक्सिमम लेवल पे काम किया जुडिशरी में, हर हवाले से रिलीफ देने, वो भी एक लंबी उनकी परफॉर्मेंस, जो सारी ये चीज़ें। जस्टिस खोसा साहब, आसिफ सईद खान खोसा साहब ने एक तो कहा डैम बनाऊंगा जाली और झूठे मुकदमात के खिलाफ, क्योंकि वो एक्सपर्टी है उनकी, क्रिमिनल जो केसेज हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मुकदमात की ताखीर के खिलाफ भी डैम बनाऊंगा। जिस तरह चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो उन्होंने इस्तारा इस्तेमाल किया कि डैम मुल्क के लिए नागजीर था, जो हमारी हुकूमतों ने नहीं काम किया, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की वजह से मामला सेंसिटाइज हुआ और आज एक तहरीक का शक्ल इख्तियार कर गई है और डैम का संगे बुनियाद रखा जा रहा है। और वो चीज़ जो 70 साल में नहीं हो सकी अब हो रही है और होगी, उनके जाने के बाद भी रोक नहीं सकता मामला। नंबर एक। अब खोसा साहब ने वो काम किया जो हर दूसरे बंदे का मामला है, जाली मुकदमात का हर दूसरा बंदा विक्टिम है।
मुकदमात की ताखीर का हर दूसरा बंदा विक्टिम है। जो भी कोर्ट और कचहरियों के अंदर जिनके लोगों के मामलात हैं, ये वो अवामी मसले हैं जो उन्होंने एक वन लाइनर, वही जो आपने इंटेलेक्चुअल बात की थी कि समुंदर को उन्होंने कूजे में बंद कर दिया है। ज़बरदस्त इस्तारा। और ये लोगों को जो ये गलतफहमियाँ थी कि साकिब निसार साहब जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, मुअज़्ज़ज़ जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनकी वो शायर जो है वो लोगों को ये भी है, हालांकि सारे ब्रदर जजेस हमने देखा है कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट जिस तरह करते हैं, जिस तरह कंसेंसस उनका है फैसलों के अंदर, ओवरऑल बहुत सारी चीज़ों में देखें उन्होंने ये बात जो की है, इस्तारा इस्तेमाल किया, इसका मतलब वो भी उनको रिस्पेक्ट देते हैं जो लोग मुख्तलिफ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी खड़ी कर रहे हैं। दूसरी बात जो उन्होंने सो मोटो के हवाले से बात की है, सहरिश चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने भी जितने सो मोटो लिए हैं कोई भी अवामी मुफाद से हटके नहीं था। हर सो मोटो उनका अवामी मुफाद के हवाले से था, जाती हवाले से नहीं था। दूसरा ऑप्शन नहीं होगा, दूसरा हल नहीं होगा तो फिर सो मोटो का इस्तेमाल करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस तरीके से सो मोटो नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर दूसरा हल ना हुआ, सुन ले, दूसरा हल नहीं था जिसलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सो मोटो लिया। मेडिकल कॉलेजेस लूट रहे थे, हुकूमतें खामोश थी, रेगुलेटर खामोश थे, अरबों रुपए एक्स्ट्रा फीसें वापस कराई, दूसरा हल नहीं था। FIA किसी डंडे से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने मुफादियामा का इशू था, पानी का लूट के ले जा रहे थे, कोई पैसा नहीं लिया जा रहा था, बाहर पैसा मल्टीनेशनल कंपनियां ले जा रही थी, कोई उसका नहीं देख रहा, रेगुलेटर कुछ नहीं कर रहे थे, उन्होंने पानी पे टैक्स लगाया, अब पाकिस्तान के खजाने में आएगा। डैम के ऊपर कोई किसी का नहीं था, सेंसिटाइज किया। फिर उसके बाद आप देखें हॉस्पिटल के अंदर जो हालत जार थी, हुकूमतें कोई खामोश था, मफादियामा का इशू था, लिया। सरकारी अस्पताल महंगे, लाहौर में फ्री बेड कराया, काम अगली बात। उसके बाद आप आ जाए थार के हवाले से कोई एक्शन नहीं लेता, बच्चों की फीसें कम कराई हैं, स्कूलों की फीसों के हवाले से आ जाए, बड़े बड़े लैंड माफिया को उन्होंने टेक ऑन किया, जिनके ऊपर कोई इदारा जो आगे खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। वो पाकिस्तान की तारीख में जो काम उन्होंने किया, सबसे जबरदस्त काम जिसका मैं विटनेस हूँ, ऑलमोस्ट बहुत सारी प्रोसीडिंग का असला। उसकी वजह क्या है, सुन ले एक बात सिर्फ, डॉक्टर साहब उसके बात करेंगे। वो ये था कि पाकिस्तान की तारीख में अच्छा, हर बंदे को काफी देर से खामोश बैठे हैं साहब, उन्हें भी शामिल कर लेते हैं गुफ्तगू में। एक्सेस थी कि डायरेक्ट फौरी और मुफ्त इंसाफ के लिए उनके पास जा सकता था। ये पाकिस्तान की तारीख में फौरी इंसाफ की बात तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने भी की है, स्पीडी जस्टिस की बात उन्होंने किया, उसके लिए वो पुरज़्म भी दिखाई दिए। लेकिन इसके साथ साथ जो बात उन्होंने ये किया ना कि तमाम इदारों को मिलकर बैठना होगा, इजलास बुलाने की तजवीज़ जो उन्होंने दी है, उस पर मैं चाहूंगी बाबर साहब आपको क्या लग रहा है, ये मुमकिन हो पाएगा? उन्होंने कहा कि मिलिट्री और एजेंसियां भी सभी साथ बैठे और चार्टर ऑफ गवर्नेंस पर काम करना होगा। देखिए, आज उन्होंने जो दो बड़ी अहम बातें की हैं, एक बात तो सबसे जो बड़ी बात थी वो चार्टर ऑफ गवर्नेंस की बात है कि तमाम अदारे जो अपने हदूद क़ियूद में काम करें, अपनी लिमिटेशन में काम करें, और उसके लिए एक चार्टर बनाना पड़ेगा। उस चार्टर में जितने भी पाकिस्तान में बालादस्त अदारे हैं, जो बड़े अदारे हैं, जिनमें उन्होंने कहा कि आर्मी भी शामिल है, एजेंसीज भी शामिल है, पार्लियामेंट भी शामिल है, जुडिशरी भी शामिल है, और उसके बाद नैब और जो भी बड़े बड़े अदारे जो कि इंडिपेंडेंट अदारे हैं, किस तरह से उन अदारों को दूसरे अदारों की इंटरफेरेंस से बचाया जाए। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। आप देखें कि नैब अपनी जगह पे काम कर रहा है, सुप्रीम कोर्ट अपनी तरफ से काम कर रहा है, पार्लियामेंट जो है वो कभी नैब की तरफ उंगलियां उठाती है, कभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ उंगलियां उठाती है, कभी वो आर्मी की तरफ, एस्टेब्लिशमेंट की तरफ उंगलियां उठाती है। तमाम अदारे ये कंप्लेंट्स मौजूद हैं, सियासतदान ये शिकायत करते हैं, तो उस पर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो एक तमाम अदारे जो हैं उनके जो हेड्स हैं उनको बुलाएं और उस पर एक चार्टर तैयार करें कि किस तरह से तमाम अदारे जो हैं वो अपनी हदूद में काम करें। मुझे एक बात बताएं, नैब अपना काम कर रहा है, ये जो गवर्नमेंट है ये खामखा उसमें मामा चाचा बन जाती है और नैब की खामखा की स्पोक्समैन बन जाती है, एस्टेब्लिशमेंट की खामखा में स्पोक्समैन बन जाती है। जिसका दिल उठता है वो उठ के जनाब एस्टेब्लिशमेंट को गालियाँ देना शुरू कर देता है, जुडिशरी को गालियाँ देना शुरू कर देता है, नैब का वो स्पोक्समैन बन जाता है। बल्कि सबसे ज़्यादा जो इंटरफेरेंस दूसरे अदारों में हो रही है मेरे नज़दीक इससे पार्लियामेंट की हो रही है। पार्लियामेंट का जो अपना काम करने वाला है, पार्लियामेंट जो कि 22 करोड़ अवाम के उमंगों की तर्जुमान है, जो लोग अपने मसाइल के हल के लिए जिसकी तरफ देख रहे हैं वो अपना काम छोड़ के बाकी तमाम अदारों की स्पोक्समैन बनी हुई है, बाकी तमाम अदारों पे उंगलियां उठा रही है। सही कह रहे हैं। इस चीज़ की सबसे बड़ी ज़रूरत है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है
वो तमाम अदारे जो है उनको बुलाएं, उनके हेड्स को बुलाएं और हर एक का अपना एक रोल मुतय्यन होना चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए कि जनाब पार्लियामेंट नैब की तरफ नैब को तंग कर रही है या सुप्रीम कोर्ट के कामों में अमल दखल कर रही है या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के इशू पे एंटर हो रही है। तो जो उन्होंने जस्टिस खोसा ने जो सबसे बड़ा इशू जो इस टाइम है, जो मेरा ख्याल है कि जिसकी वजह से सारी बातें जो है वो जन्म ले रही हैं, वो यही इशू है जिसपे उन्होंने आज पॉइंट आउट किया और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से कहा कि उन्होंने कहा कि हमें बात करनी चाहिए कि किस इदारे ने कहा दूसरे के काम में मुदाखलत की है, ये आज उन्होंने बात की है। और मुझे सिर्फ शॉर्टली बाबू साहब ये बता दें कि जो हमारे यहाँ जजेस की तादाद का सबसे बड़ा मसला है, आपको लगता है कि जुडिशल सिस्टम में जो रिफॉर्म्स हैं वो इनके टेन्योर में आएंगी? बिल्कुल। एक मिनट, इसमें एक और इशू जो उन्होंने कहा वो है सुओ मोटो का। उन्होंने कहा जी कि सुओ मोटो मैं वहीं पर लूंगा जहां पर उसका दूसरा हल अवेलेबल नहीं होगा। तो ये भी एक तरह का चार्टर उन्होंने बताया। उन्होंने बाकी जजेस से भी ये एक्सपेक्ट किया है, हाई कोर्ट से भी ये एक्सपेक्ट किया है कि वो भी इसी चीज़ को अपनाएं और सुओ मोटो उस चीज़ का लें जिसका कोई हल मौजूद नहीं है, जिसका हल पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है, तो उस पे सुओ मोटो लिया जाए। मगर ये दूसरा एक चार्टर था कि 184 जो है उसकी दोबारा से एक तशरीह की जाए। उसके बाद जो सबसे बड़ा इशू है वो कोर्ट्स में पेंडिंग इश्यूज हैं। उन्होंने कहा कि 9 लाख के करीब कोर्ट्स में जो केसेस है वो पेंडिंग है, जबकि सिर्फ 3000 जजेस हैं। तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ये है कि सिर्फ ये नहीं है कि पेंडेंसी है और पेंडेंसी की डिस्पोजल होनी चाहिए। सबसे बड़ा इशू जो है वो ये है कि जस्टिस होना चाहिए। लोग कोर्ट में इसलिए जाते हैं, ये नहीं जाते कि उनके इश्यूज को का रिजोल्व हो जाए, बल्कि वो जस्टिस के लिए जाते हैं। तो मैं उनसे ये एक्सपेक्ट करता हूं कि वो सिर्फ पेंडेंसी पे जोर नहीं देंगे, वो 2 इश्यूज पे देंगे। वो ये कि पेंडेंसी विद जस्टिस के उसको उस अदल हो, जो बंदा पेंडेंसी का भी मामला है और भी बहुत सारे इश्यूज हैं आप देखें ना, इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जिस तरीके से बंद पड़ी में 20 दिन गुजर गए हैं, वो एक जज से वकील बदतमीजी करता है, अदालतें बंद हो जाती हैं, साइलिंग परेशान रहते हैं, देखने वाला कोई भी नहीं होता। तो मामला बहुत सारे हैं जो देखने वाले हैं। गुजरावाला जितने बड़े शहर है, सरगोदा, सारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बंद पड़ी हुई है। तो ये सारी चीजें देखने वाली हैं कि वकला जो है वो भी काम करें। और आप देखिए कि पिछले 4 महीने से पेंडेंसी में कितना इजाफा हुआ होगा। बेताशा लोगों के मसाइल हैं और वो सारे मसाइल स्टक हुए हैं कि कोर्ट अपना काम ही नहीं कर रही। तो ये उन्होंने सबसे बड़ा इशू जो है वो लोगों के पेंडिंग केसेस है जो कई सालों से हैं। तो उन्होंने अपनी प्रायोरिटीज जो है वो सेट की हैं। बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि मैं ये निपटाऊंगा, कर्ज उतारूंगा, और जस्टिस साकिब निसार की तरह उन्होंने कहा है कि मैं ये काम करूंगा जो मुझे जिम्मेदारी अब निभानी है। खैर, एक और बहुत अहम मामला है, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सोशल मीडिया पे आपको पता है कि ट्विटर का इस्तेमाल सियासतदान करते हैं और जो भी उनका मौक़िफ़ होता है वो उनको बड़ा एक इजी सोर्स है उनके लिए कि जहाँ से वो जो भी उनका मौक़िफ़ होता है, स्टांस होता है, वो पहुँचा देते हैं, आगे तक अपना मैसेज दे देते हैं। तो सोशल मीडिया सियासी अखाड़ा बन गया क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म और चेयरमैन पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ECL के मामले पर अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा कि कुछ सियासतदान ECL से पता नहीं क्यों इतने खौफज़दा हैं, कामा भी रखते हैं, फिर पाकिस्तान से मोहब्बत का दावा भी करते हैं, फिर इनको बाहर जाने की भी इनकी बड़ी ख्वाहिश होती है। जिस पर बिलावल साहब जो थे वो पीछे ना रहे। उन्होंने कहा कि सिर्फ ECL पर ऑपोजिशन मेंबर्स के नाम है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पार्लियामेंट में आने से डरते हैं, फेस टू फेस बात करने से डरते हैं। अगर वो मेरे सामने आकर के सवाल करते तो मैं उसका जवाब देता। तो सर, ये क्या वजह है, इमरान खान साहब क्यों पार्लियामेंट हाउस नहीं आ रहे? ऑपोजिशन बार बार इस बात पर तनकीद कर रही। सर, इस बार ये है कि पार्लियामेंट जो है, फिर मैं दुखती रग पे आपने हाथ रख दिया। डोगर साहब ने जो बात किया है, पार्लियामेंट की बात अगर की जाए तो ये अवामी मफाद के जो लिए जो नुमाइंदे जो अवाम ने मुंतखब किया, अवानों में भेजा है, पंजाब असम्बली देख लें, कौमी असम्बली देख लें, सैनट देख लें, सिंध असम्बली देख लें, KP असम्बली देख लें, बलोचिस्तान असम्बली देख लें, एक भी मफाद आमा के लिए मुझे लेजिस्लेशन बता रहे की होगी। कभी आपने पर्सनल प्रिविलेज के लिए, कभी ब्लू पासपोर्ट के लिए, कभी अपने फ़ायदे के लिए, कभी नायब पार काटने के लिए तैयारियां हो रही हैं। मुझे ये बता दें कि अवाम के मफाद के लिए मुझे एक इजलास की ऐसी कार्रवाई दिखा दें कि ये अवाम के मफाद के लिए ये एक बिल लाया गया है। एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब जो एक अखाड़ा बना हो, उसको मैं क्या कहूँ कि जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने बात किया, PSC के चेयरमैन का फैसला नहीं हो पा रहा था, स्टैंडिंग कमेटीज नहीं बन पा रही थी, तो कानून साजी फिर कहां से होती? वो तो बन गई ना। बनने के बाद वो अपोजिशन के जो आपने लीडर बना दिया,
चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी बना दिया, तो वो तो अपने केसों को डिफेंड कर रहे हैं और जिस तरह चार्जशीट लगा के वो चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के बरक्स भी। और वो आप देख ही रहे हैं कि जो मफाद आमा के काम हो रहे हैं, नवाज शरीफ अपना, शहबाज शरीफ अपना मुल्ज़म मुकदमा लड़ रहा है वहाँ पे, वो नैब को क्रिटिसाइज और अपने आप को फरिश्ता साबित करने की कोशिश कर रहा है। खाजा साहब जो है नैब को हाथों ले रहे हैं मुल्ज़म। अब मुझे ये बताएं, ये शहबाज शरीफ साहब ने बात की ना कि फैसल वावडा साहब जो है वो बदतमीजी करेंगे और इस तरह मैं सुन नहीं सकता, खुद सारी बात कर गए। जरदारी साहब ने उनको कह दिया जी वो अभी सीखे। मामला ये है जो पार्लियामेंट के अंदर जिस तरह तज़ीक की जाती है पार्लियामेंटेरियन की, जिस तरह जुमलेबाजी की जाती है, जो ऐसे गैर पार्लियामानी अल्फाज का इस्तेमाल किया जाता है, बिलावल साहब या ये सिर्फ ये लोग चाहते हैं कि इमरान खान साहब आएँ, हम उन पर जुमले कसें, उन पर फिक्रेबाजी करें, क्योंकि आपको पता है भांड किस्म के लोग भी बैठे होते हैं जो जुगते मारते हैं, जो ऐसे ऐसे अल्फाज बोलते हैं, जो ऐसे ऐसे जिनको स्पंज करना पड़ता है। और माजी में ऐसे वाक़यात हैं, सिर्फ तमाशा लगाना चाहते हैं इमरान खान साहब। मामला ये इमरान साहब को आना चाहिए, लेकिन जो माहौल है पार्लियामेंट का, मैं ये नहीं कह रहा कि पार्लियामेंट में उनको नहीं जाना चाहिए, उनको जाना चाहिए, लेकिन जो माहौल है पार्लियामेंट का, जो एक तमाशा लगा होता है, जो मिसबिहेव किया जाता है, जो एक इज्जत उछाली जाती है, जो जुमलेबाजी कसी जाती है, ऐसी चीज़ें मैं दोहरा नहीं सकता। क्या वो पार्लियामेंट के अंदर बैठ के एक भी मुझे बताएं कोई तामीरी काम हुआ है, मुझे एक बात बताएं, इमरान खान साहब को आना चाहिए, नहीं करना चाहिए, लेकिन ये बात भी कोई बात नहीं है कि मैं तमाशा लगाने के लिए आप बना रहे हैं। क्या इमरान खान साहब के जो मशीरान हैं, उनके जो मिनिस्टर्स हैं, उनसे ज्यादा बदतमीजी कौन करता है? तो गलत बात है ना। क्या चौधरी फवाद की आप लैंग्वेज आप तो माफी भी रोज वही मांग रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? माफी रोज नहीं तो फिर बात ये कि इसी पार्लियामेंट ने उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया है, इसी पार्लियामेंट ने उनको इख्तियारात दिए हैं और वो इसमें अभी तक आए नहीं है। उन्होंने खुद कहा था कि मैं हर हफ्ते आया करूंगा और उसके बावजूद नहीं आए। तो मैं इस पे क्या कह रहा एक बात है, उन्होंने कहा था महीने में 2 दफा क्वेश्चन आवर हुआ करेगा और मैं खुद सवालात के जवाब दिया करूंगा। मुझे ये बताएं बाबर साहब, क्या ये जवाब जायज है कि वो जी हमारी मुआशी सूरत हाल इंतहाई ख़राब है, ख़जाने खाली हैं, वज़ीर आज़म को मुतवातिर दौरों पर जाना पड़ता रहा है, इसलिए वो पार्लियामेंट में उस तरीके से नहीं आ सके, आगे चलकर वो आएंगे, अब आया करेंगे। ये जवाब जायज़ है? पाकिस्तान में अभी तो वो तो बड़े अरसे से पाकिस्तान में कितने दौरे किए हैं, आप उनका शेड्यूल निकाल लें। बाकी सऊदी अरब गए, चाइना गए, नहीं तो अब जहाँ आ जाएंगे। डॉक्टर साहब आपकी ख्वाहिश के मुताबिक अब क्यों नहीं आ रहे? तो अब आ जाएंगे। अब क्यों नहीं आ रहे? अब आ जाएंगे। मुझे आज का एक ट्वीट का मेरा एक सवाल है कि खान साहब ने कहा थी कि उनके जिनके काम में लोग ECL पे जिनके नाम है उनको बाहर जाने की इतनी जल्दी क्यों है? मेरा खान साहब से एक सवाल है कि जुल्फी बुखारी का जो नाम ECL पे निकाला गया था उस पर खान साहब को इतनी जल्दी क्यों थी? जुल्फी बुखारी के पास भी डुअल नेशनैलिटी है, वो भी उनके मशीर है, उनका नाम भी ECL में रहने देते, क्यों निकाला उसका नाम? उसके बाद मुझे एक बात बताएं, ECL पे एक गवर्नमेंट के बंदे का नाम रखा हो, इतने मिनिस्टर्स हैं, इतने बेताशा के एक नया में केसेस चल रहे हैं, किसी ये म्यार दोहरा म्यार क्यों है? ये ठीक है साहब, ये दोहरा म्यार है। आप जब ट्वीट कर रहे हैं तो आपकी ट्वीट का मकसद अपोजिशन को टारगेट करना क्यों है? लेकिन जुल्फी बुखारी का नाम अगर निकाला गया तो कंप्लायंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर किया गया है। देखिए उस पे आप मिक्स अप ना करें। अगर बिलावल का नाम भी निकाला जाए तो इन कंप्लायंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर है, मुराद अली शाह का नाम है इन कंप्लायंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर है, जुल्फी बुखारी का नाम निकाला गया तो इनका कंप्लायंस ऑफ कोर्ट ऑर्डर है। उसको आप ये ना कहें कि इमरान खान साहब ने क्यों निकाला। मेरी एक बात सुनिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया। नहीं, वो कह रहे थे बिलावल इतना चीख क्यों रहे हैं? जुल्फी भाई जब उन्होंने भाई उम्रे पे जाना था तो क्या ये उन्होंने FIA को कह के लेके नहीं गए साथ? और उसके बाद ये कोर्ट में क्यों गए? डाली रखते हो जुल्फी बुखारी का नाम ECL में। बाकी जो इनके मिनिस्टर्स हैं जिनके नए में केसेस चल रहे हैं डाल दें, उनका नाम ECL में डाल दें, इसमें क्या हर्ज है? जो आपने मिसाल कायम करनी होती है ना, मिसाल घर से कायम करनी होती है। पहले मिनिस्टर के नाम, डॉक्टर साहब अभी आपने बात कर रहे थे, सुन ले आपकी लॉजिक आ गई ना, सुन ले। आप अभी कह रहे थे कि नैब के मामलात में वही बात है ना कि बातें बड़ी-बड़ी की हैं तो पहले खुद को एग्जाम्पलीफाई करना पड़ेगा, उसके बाद फिर दूसरे भी इसको फॉलो करेंगे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं बाबर साहब। बताएं JIT ने सिफारिश की थी ना ECL में नाम डालने की, ज्यादा डाल के जो काम। अगली बात सुन ले, अब नैब जो है उसको किसने रोका है? परवेज खट्टक का नाम ECL में डालने के लिए सिफारिश भेजी है उसने। नैब को किसने रोका है कि वो उसका नाम जो महमूद महबूबा 172 बंदों के नाम दिया था, JIT ने दिया था 172 बंदों की लिस्ट दी थी। तभी तो बोल रहे हैं बिलावल कि सिर्फ ऑपोजिशन मेंबर्स के नाम ECL पर हैं। मुझे ये बताएं, आज बाबर साहब, असद साहब,
जरदारी साहब ने आज बड़ा धुआंधार बदीन में खिताब, उन्होंने कहा कि भाई हुकूमत जो है ये अपने 5 साल पूरे नहीं करेंगी, आज लिख लो। उसके बाद कुछ ही देर के वक्फे से बिलावल ने भी खिताब किया। बिलावल ने अपने खिताब में जनाब ये कह दिया कि हुकूमत अपना वक्त पूरा करेगी। तो ये दोनों के बयान में तजाद था और वो भी एक ही दिन कुछ टाइम के वक्फे से बयानात दिए गए हैं। पहले सुन लें फिर इस पर बात करते हैं। पाकिस्तान has made many advances, हमारा यंग डेमोक्रेसी है, लेकिन हमारा यंग डेमोक्रेसी ने एक पूरा सिविलियन हुकूमत ने 5 टर्म मुकम्मल कर लिया और ये तारीखी अचीवमेंट था। और अब दूसरे एक जमात ने अपना हुकूमत बनाया है और इंशाअल्लाह ताला ये पार्लियामान जो है ये भी अपना पूरा 5 साल मुकम्मल करेगा। आप सोचे समझे बैठे, सीखो। अगर नहीं आता, अगर तुम्हें एक्सीडेंटल सेलेक्टिव प्राइम मिनिस्टर बन गए हो तो सीखो तो सही। ये अवाम से इनका कोई वास्ता ही नहीं, ये अवाम से ना आए हैं ना अवाम में दोबारा जाने का इरादा है। और मैं आपसे कह दूं, आज सुन लें आप और सुन ले पूरा पाकिस्तान कि इमरान 5 साल नहीं निकालेगा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इमरान खान 5 साल निकाल लें, जबकि बिलावल ये कह रहे हैं कि ये पार्लिमानी जो साल हैं ये पूरे होंगे, 5 साल हुकूमत अपना टेन्योर मुकम्मल करेगी, उनकी जानिब से कहा गया है। तो मुझे ये बताएं असद साहब, बाबर साहब, ये जो मुशावरतें होती हैं साथ बैठ के, मौक़िफ़ इनमें क्या एक नहीं होता? अपना पॉइंट ऑफ व्यू था जो दोनों बाप बेटा ने दिया है। देखिए सहरिश, आपने मुख्तलिफ बयान सुने, आपने पहले बयान सुने थे हुकूमती वज़रा के भी, रहनुमाओं के भी, हम सिंध में हुकूमत बनाने जा रहे हैं। गवर्नर राज की भी आपने बातें सुनी, उसके बाद आपने खामोशी भी देखी जब सुप्रीम कोर्ट ने शटअप कॉल दी। उसके बाद आप देखें जरदारी साहब ने बातें कुछ की कि हम सेनेट में बनाएंगे, बलूचिस्तान की हुकूमत की बात हुई, पिछले दौर की बात, अगली आप बात आ जाएँ। अब मामला ये है कि जरदारी साहब जो है अब वो बार बार ये चीज़ गिनवा रहे हैं, वो समझा रहे हैं, वो अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो पता नहीं किसको सुना रहे हैं कि इनको काम नहीं आता, ये अवाम से नहीं है। मतलब ये है कि हम अवाम से हैं, हमें बनाएं, हमें आजमाएं। ये इस तरह की असेंबली में पहले उन्होंने कहा बन गए हो तो पहले सीखो तो सही, सीखने में तो इतना वक्त नहीं लगता। सीखने में वो, क्योंकि ये सीखे हुए हैं, खिलाड़ी हैं। बिलावल साहब जो है वो अपनी एक डेमोक्रेटिक जो उनको सिखाई गई है, वो चाबी जो उनको थी वो उन्होंने वहाँ पे बोल दिया। मामला ये है, ना तो बिलावल के कहने से 5 साल हुकूमत करेगी और ना जरदारी के कहने पे 5 साल से पहले हुकूमत नहीं चले जाना है। हुकूमत अगर जाएगी ना PTI की, तो वो सिर्फ अपनी इनकी बद इंतजामियों की वजह से जाएगी, बद अमालियों की वजह से जाएगी, मिस मैनेजमेंट की वजह से जाएगी, मिस गवर्नेंस की वजह से जाएगी, नाअहली की वजह से जाएगी। ना उनको नून लीग घर भेज सकती है, ना पीपल्स पार्टी उनको घर भेज सकती है। PTI जब भी जाएगी ये अपने वजन पे गिरेगी, जिस तरह के ये बोंगियां मार रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा ऐसा इनको आप ये तो वो कह चुके हैं, पहले मांगे तांगे की हुकूमत है, इसको गिराने की जरूरत नहीं है, खुद ही गिर जाएगी। वो पहले बात कह चुके हैं। मुझे बाबर साहब आप बताएं, बाबर साहब जब ये पार्टी के मुशावरती इजलास होते हैं तो एक पार्टी की लाइन होती है, एक स्टांस होता है, पार्टी पॉलिसी होती है, तो क्या ये इसको सियासी बयान समझा जाए बिलावल का या जरदारी साहब का, दोनों का? किसका सियासी बयान है और कौन वाकई कुछ सोच समझ के कह रहा है? देखिए, सोच समझ के दोनों में से कोई भी नहीं कह रहा। घर में मुशावरत मुकम्मल नहीं हुई। मुशावरत ये होती, अगर ये पहले मुशावरत कर लेते कि जनाब आपने क्या कहना है और मैंने क्या कहना है और क्या ये गवर्नमेंट को गिराना है या नहीं गिराना, ये इस तरह की मुशावरत मेरे से हुई नहीं है। अब्बू जी कुछ कह रहे हैं, बेटा जी कुछ कह रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अब्बू जी को गुस्सा है कि मेरा नाम जो है वो ECL में क्यों डाला गया और बेटे का नाम जो ECL से निकल गया, लिहाजा वो 5 साल पूरे दे रहा है और अब्बू जी का जो का नाम अभी तक ECL पे है तो वो 5 साल पूरे देने को तैयार नहीं है। तो इशू सारा मुझे यही नजर आ रहा है कि आज जरदारी साहब का नाम ECL से निकाल दे, JIT से निकाल दे तो वो भी 5 साल पूरे दे देंगे, क्योंकि अभी तक उनका नाम ECL पे भी है, JIT में भी है, तो उनको थोड़ा सा मुझे ये बताएं असद साहब, असद साहब, दीवार से जरदारी साहब को कौन लगा रहा है? उन्होंने आज ये भी कहा है कि दीवार से इतना ना लगाओ कि अवाम मेरे हाथ से निकल जाए। अब कितना वो बेवकूफ़ी में सादगी से बयान दे गए और आपको समझ आम बंदे को, मैं इसको एलेबोरेट कर देता हूँ। उन्होंने कहा कि जिनके लिए वो काम करना चाह रहे, वो सर्विसेज दे रहे हैं, पेश करना चाह रहे हैं। वो कह रहे थे, इदारों को कह रहे थे मुतवज्जो करके कि मुझे दीवार से ना लगाएं ताकि अवाम मेरे हाथ से ना निकल जाए। इसका मतलब तो बड़ा आम सादा सा है कि वो जिस तरह मांगे तांगे की हुकूमत कह रहे हैं, अवाम में से नहीं है, सिलेक्टेड है, इलेक्टेड नहीं है जो इमरान खान को बारे में। दूसरी तरफ खुद उसी पैरामीटर के आपको रख के खिदमात के लिए पेश कर रहे हैं, प्लेट में रख के। वो ये इदारों को कह रहे हैं कि हमें पता है वो उनको काम नहीं आता,
हम अवाम में से हैं, अवाम हमारे साथ इंटैक्ट रहने दें, हमें दीवार के साथ ना लगा दें कि अवाम हमारे साथ निकल ना जाए, ताकि हम आपके लिए बेहतर खिदमात पेश कर सकें। इसका मतलब क्या है? ये कहने क्या कि हमें दीवार से लगाएंगे, वो ऑफर आपने खिदमत और इस तरह शहबाज शरीफ से खिदमत पेश कर रहे हैं, यही खिदमत नवाज शरीफ साहब पेश कर रहे हैं। बाबर साहब, असद साहब, इस वक्त जो सूरत हाल है बड़ी दिलचस्प बनी हुई है। जो सियासी बयानात जिस किस्म के दिए जा रहे हैं, एक तरफ फवाद चौधरी कहते हैं कि इनको पता नहीं किसकी बद्दुआ ले डूबी है, इनकी सियासत का चैप्टर क्लोज हो गया है। जरदारी साहब आज ये कह रहे थे कि भाई गरीब आदमी हाथ उठा उठा कर इन्हें बद्दुआएं दे रहे हैं, वो कह रहे हैं इनको बद्दुआएं मिल रही हैं, वो कह रहे हैं उनको बद्दुआएं मिल रही हैं। सियासी जो हमले किए जा रहे हैं वो तो अपने अरूज पर हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अब पता चला। अब पता चला। वेलकम बैक नाजरीन। आज कोट लखपत जेल में कैदी नंबर 4470 से मुलाकात का दिन था। लीगी रहनुमा वहां पर पहुंचे और मरीम नवाज अपनी दादी के हमरा आज कोट लखपत जेल पहुंची। और बाबर साहब, असद साहब, हम मुजाहमत मुफाहमत में कैसे तब्दील हुई है, यहाँ पर आज नवाज शरीफ साहब ने क्या बातें की हैं उस पर तो ज़रूर बात करेंगे। लेकिन ये जो मेन्यू बताया जाता है ना हर मुलाकात हर जुमेरात पे, वो सुन के मुंह में पानी आ जाता है। ये मटन का सूप आज उनके लिए लाए हैं और साथ में मीठे में खीर भी थी। इससे पहले भी आपने देखा कभी आलू गोश्त जा रहा होता है, कभी मछली गाजर का हलवा। तो खाने पीने में तो बड़े खुश जायका जो चीज़ें हैं वो मेन्यू कार्ड उनके लिए ख़ास तौर पर चूज़ किया जाता है। सर मैं नोट कर रहा हूँ खास तौर पर आपको जो है उनके मेन्यू के ऊपर बड़ी नजर है आप और लगता ये है कि वो मेन्यू की वजह से आपको अट्रैक्शन इतनी मिली है कि आप लाहौर आ रही हैं। मुझे लग रहा है ये मेन्यू पीछे भी आपने, मुझे याद है आपने मछली का प्रोग्राम में, आपने मछली का हर प्रोग्राम में आप उनके मेन्यू पे नजर रखती हैं। मुझे लग रहा है आप जो चीजें बताई जाती हैं आपको उस बेचारे को नजर लगा दी है। आपको पसंद नहीं है वो? नहीं, आपकी नजर भी बड़ी मुझे खौफ डर लग रहा है कि आपने पहले जो गिन रही है ना उनके, आपने पहले मछली और पता नहीं कौन कौन से लोगों को, एक जो सर्दी है लाहौर में बड़ा गाजर का हलवा, अच्छा गाजर का हलवा, अभी आपने और कोई इतने चले खैर मुझे ये बताएं भी आज भी वो बुलंद हौसलों में नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ये वक्त भी गुजर जाएगा। और साथ में उन्होंने हुकूमत पर तनकीद भी की है कि मुझे तो मुआशी हालात देख के तरस आ रहा है, अवाम पर जो सूरत हाल बनी हुई अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अच्छा देखिए, ये एक मासूमाना सी उनकी ख्वाहिश भी है, हुकूमत के साथ सॉलिडारिटी भी है, थोड़ा सा एहतजाज भी है उसमें अपनी। अब अजीब सी बात है, वही नवाज शरीफ साहब, वही मरियम साहिबा, उनका जो बयानिया था, जिस तरीके से गरज और घन गरज होती थी, आज इस तरह का कि बड़ी तवील और 9 से 2 बजे तक मुलाकात हुई, जिस तरीके से उनको इन्वायरमेंट मिला हुआ है, जो उनको फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं। आपका सिर्फ मेन्यू के ऊपर ध्यान होता है, मुझे ये शक है। और लाहौर आपके आने की बड़ी वजह यही लग रही मुझे। अच्छा, अब मामला ये है, मुझे बताएं कि नवाज शरीफ साहब जो है और हलीम ला रही हैं कि नहीं कराची की? आपने वादा किया है, ये देख लें। आप बेफिक्र रहें बाबर साहब, वसत साहब, इंशाल्लाह कल आपकी तवाज़ुन दोपहर में हलीम से कराएंगे। इतने खाने तो नवाज शरीफ के आपने गिनवा दिए, हमारे मुंह से भी पानी आ जाता है, लोगों के मुंह से भी पानी आ जाता है। इसमें जो अहम इशू है कि आज उन्होंने बड़े हौसले में नजर आए। जो भी उनके साथी बाहर आते हैं वो मीडिया में यही कहते हैं कि जी नवाज शरीफ साहब जो है बड़े हौसले में नजर आए, एकदम से ट्वीट भी आ जाता है मरियम साहब का अचानक। और लेकिन इसमें जो अहम सिचुएशन है, उन्होंने कहा जी इकोनॉमी, कि इकोनॉमी जिस तरह से गिर रही है और जिस तरह तबाह हाल मुल्क हो रहा है, उस पर उनको बड़ा दुख हुआ। मुझे हैरानगी होती है कि वो बंदा जो इस इकोनॉमी का जिम्मेदार है, आज 2 बड़ी चीज़ें हैं। एक जरदारी साहब ने कहा कि जी हमें गवर्नेंस का तजर्बा है, हमें हुकूमत का तजर्बा है। जरदारी साहब जब जा रहे थे, आप 2012 के मुल्क के हालात देख लें, 18 घंटे की लोड शेडिंग थी उस वक्त, 500 अरब रुपए का कर्जा छोड़ के जा रहे थे। गंदम की कीमतें आप उस वक्त देख लें, उस वक्त खुराक की कीमतें देख लें, बेरोजगारी के हालात उस वक्त ये थे कि कारोबार सारे बंद हो रहे थे। पंजाब में ख़ास तौर पर फैसलाबाद में सारी इंडस्ट्री बंद हो गई थी, जिसको जरदारी साहब अपनी बेहतरीन गवर्नेंस गिरदान, लेकिन आगे और यही हालात जो है, यही हालात नवाज शरीफ साहब आज इकोनॉमी जो है उनको जो वो मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं इकोनॉमी पे, उसकी जिम्मेदारी किस पे आती है? 28,000 अरब रुपए का जो कर्जा है वो मैंने तो नहीं लिया, वो इन्होंने लिया। और ये हिसाब दें कि वो जो कर्जा था वो कहाँ पर लगाया,
किस पर खर्च किया। अगर उससे डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स बेहतर होते, इकोनॉमी बेहतर होती, तो आज फिर इस तरह सारी दुनिया से हमें कर्जा मांगने की जरूरत ना पड़ती। इन्हीं के दौर में, शायद सरकार आबादी के दौर में इकोनॉमी जो थी वो बिल्कुल डिप डाउन चली गई हुई थी और जो मईशत के इंडिकेटर थे वो बिल्कुल तबाह हाल थे। जब इनकी गवर्नमेंट से अगली गवर्नमेंट को इक़्तिदार ट्रांसफर किया गया, उस वक्त भी इकोनॉमी के अबतरीन हालत थी। तो बजाय ये कि ये खुद जिस चीज़ के जिम्मेदार हैं उस पर ये आंसू बहा रहे हैं। मगर मुझे तो इस चीज़ की अभी तक समझ ही नहीं आ रही कि किस बेशर्मी के साथ ये इस तरह की बातें कर रहे हैं वो लोग जो इस मुल्क की तबाही के सर, वो कह रहे हैं किसान सड़कों पर हैं, खादें महंगी हो गई हैं। इस सारी सूरत हाल में, मुआशी सूरत हाल देख के मुझे दुख हो रहा है और इस सारी सूरत हाल के साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इंसाफ की बातें जेब नहीं देती। मैं आपको सिर्फ, मेरा चूंकि बैकग्राउंड है रूरल देहाती बैकग्राउंड है और मैं भी छोटा मोटा, हमारी भी कोई ज़मीन और हमारे भी सारे मामला हैं, गाँव में भी जाना होता है। नून लीग की हुकूमत के अंदर जो किसानों के साथ हुआ था पाकिस्तान की तारीख में मैंने वो नहीं देखा। हमारी जो जमीनें लोग हैं वो ठेके पे नहीं लेते थे, लोग ठेकेदार भाग गए। उन्होंने कहा हमें इतना घाटा पड़ा है कि हमारा क्राइसिस, मैंने हमारे जो लोग हैं ठेकेदार, उन बेचारों के घर बिक गए, उन लोगों के माल मुआशी बिक गए, क्योंकि आपकी जो पैदावार की जो लागत थी, जो आपकी फसलों की, जो गंदम की, जो कपास की, जो धान की, वो ज़्यादा थी और उसका जो आपको रिटर्न मिल रहा था वो कम था। तो लाजा ठेकेदारों ने कहा कि पहली दफ़ा क्राइसिस जो हमने देखा था वो नवाज शरीफ साहब के दौर में था और वर्स्ट क्राइसिस था। सही। आप जितना क्राइसिस पाकिस्तान की तारीख में सारी सूरत-ए-हाल के जिम्मेदार नहीं मिल रही थी, लोग सड़कों पे आ गए थे, किसान पैकेज में बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 241 अरब। लेकिन बाबर साहब, असद साहब, अभी बात ये है कि ये जो इनके रवैयों में हमें अब ठंडक नजर आ रही है, जो पहले अब तलखी नजर आती थी वो जो खत्म हो गई है, उसके बाद ये जो कहा जा रहा है कि भाई अब मुजामत से मुफाहमत में तब्दील हो गई है, और दूसरा इसमें यह भी कहा जा रहा है कि रिलीफ मिलना शुरू हो गया है, नैब की अपीलें मुस्तरद होना शुरू हो गई हैं। तो आपको क्या समझ आ रही है, ये जो दावे किए जा रहे हैं कि हालात जो उनसे ये ऐसे नहीं रहेंगे, वक्त गुजर जाएगा, जल्द अवाम के दरमियान होऊंगा मैं, उन्होंने ये भी कहा है, तो क्या आपको समझ आ रही है ये फिर वही NRO, ये क्या वजह क्या है इसकी, कुछ समझ आ रही है आपको बाबर साहब? सहरिश, मैं तो पिछले बहुत सारे अरसे से मैं यही एक बात कर रहा हूँ कि मैं आपको बता रहा था कि डील हो रही है, NRO हो रहा है, और ये जिस तरह से इन्होंने ट्वीट, मरियम ने अपने ट्वीट बंद कर दिए, नवाज शरीफ जो थे उन्होंने ज़ुबान बंदी कर ली। जब भी वो कोर्ट में जाते थे, मीडिया जब उनसे सवाल करता था उन्होंने किसी सवाल का आज तक जवाब नहीं दिया। वो नवाज शरीफ जो एस्टेब्लिशमेंट को लताड़ रहे थे, वो नवाज शरीफ जो जुडिशरी को लताड़ रहे थे, वो नवाज शरीफ जो नैब को लताड़ रहे थे, वो मरियम जो ट्वीट के जरिए से पाकिस्तान की फोर्सेस को लताड़ रही थी, वो एकदम खामोश हो गई हैं। तो वाज़े तौर पर भले गुड्डी ट्वीट आते हैं, कभी कभी रूनमाई होती है, लेकिन खरल साहब रिसेंटली मैंने उस दिन भी हमने पॉइंट आउट किया था कि रिसेंटली जब UAE के हेड पाकिस्तान में आए थे, जिस तरह से रहीम यार खान में मुलाकातें हुई, जिस तरह से चौधरी मुनीर एक्टिव हुए थे, और ये सारी फिक्र है। आपको रहीम यार खान की मुलाकातों का फिक्र है, मुझे समझ आ रही है सारी चीजों की। डॉक्टर साहब आप जो है ना बीच में इशारे किनारे में सारी बातें समझा रहे हैं। अब आप जवाब दें। डील तो हो रही है, इसमें तो कोई शक नहीं, लेकिन आपका मशवरा मान लिया, मेरा ख्याल है नून लीग से भी आपके अच्छे राब्ते हैं कि शहबाज शरीफ की गाड़ी में बैठने के लिए तैयार हो गए, बल्कि पीछे ट्राली लगा के ना होता है ना गाड़ी के पीछे। मैं आपको एक और नवाज शरीफ साहब, लेकिन मुझे डर ये है कि एयरपोर्ट वाला मामला गाड़ी पहुंचे ना। साहब मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरी जितने लोगों से मुलाकातें हुई हैं, जिनकी नवाज शरीफ से मुलाकातें हुई, मैं डायरेक्ट उनसे नहीं मिल सका, लेकिन आज भी अपेरेंटली बज़ाहिरन वो खामोश हैं, लेकिन आज भी उनके अंदर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ, पाकिस्तान की जुडिशरी के खिलाफ जो जहर था ना, उसको 2 से ज़रब दे ले। अभी भी उनके अंदर ये जहर मौजूद है, अभी भी मरियम के अंदर ये जहर मौजूद है, लेकिन वो खामोश है। उनको पता है एक मसलहत के तहत कि किसी तरह से उनको रिलीफ मिल जाए और ये जो फेज है इससे वो निकल जाएं,
लेकिन उनके अंदर पाकिस्तान की जो दुश्मनी है, वो लोग जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी के जिम्मेदार हैं, वो लोग जो अपने जवानों की शहादतें दे रहे हैं पाकिस्तान की खातिर, उनके खिलाफ जो बुग़्ज़ है, ये जो तरह से डॉन लीग इन्होंने की, जिस तरह से ये पाकिस्तान के खिलाफ एक नैरेटिव बिल्ड करते रहे, वो नैरेटिव आज भी मौजूद है। खामोशी भी अगर है तो इस वक्त अपनी जान खलासी के लिए है। जो इस मुल्क की आवाम के साथ इन्होंने किया उस पर ज़रा इनको पशेमानी नहीं है, बल्कि उल्टा ये आके बोलते हैं कि भाई हमने आपकी खिदमत की है, हमें देखे सजा मिल रही है, मतलब डिटाई की इंतहा है। अब जो बात आ जाती है वो अगली हुकूमत पे आ जाती है। इस दौरे हुकूमत में जो अवाम ने इतनी उम्मीदें लगा ली हैं, मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि आप बाबर साहब आप तो कहते हैं कि भाई नाकामी नाकामी ना अहली, जरदारी साहब भी वही कह रहे हैं, अपोजिशन सारी यही बोल रही है। अब आप देखेंगे 6 माह के दौरान गैर मुल्की सरमायाकारी में 77% कमी हुई है। स्टॉक मार्केट से 3.25 अरब रुपए निकल गए हैं। इमरान खान साहब जो गैर मुल्की दौरे करते हैं, वहां पर जाके ताजिर बरादरी से मुलाकात करते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी से बार बार खिताब करके अपील करते हैं भाई सरमायाकारी करो। ये सूरत हाल है, 77% कमी हुई है गैर मुल्की सरमायाकारी में। इसकी वजह क्या है फिर? देखिए यही ना एली नाकामी जिसकी बातें आप करते हैं। आपने देखा था जिस तरह से कंट्रोल था कि शेख रशीद साहब ने एक दिन बयान दिया था कि इसहाक डार साहब अगर डॉलर 98 रुपए पे ले आएंगे तो मैं सियासत छोड़ दूंगा, तो अगले दिन ही आपने देखा डॉलर 98 रुपए पे आ गया था। इनका मार्केट फोर्सेस के ऊपर कंट्रोल है, और बड़ा पैसा जो काला धन है वो जरदारी और नवाज शरीफ के पास आज भी है। एक तो बात ये है, मिसमैनेजमेंट जरूर है, मिस गवर्नेंस भी जरूर है, वो तो भाई आपको पता है कि डॉलर की प्राइस की आपने बात की है, तो बाबर साहब आपको पता है कि जब इसहाक डार साहब से बात की जा रही थी कि भाई आप लोगों ने मसनूई तरीके से डॉलर की कीमत को रोका हुआ था, तो कहते हैं अगर हमने रोका हुआ था तो ये भी रोक लें। अच्छा, अगली बात तरीके से रोक लें, इनकी डॉलर कीमत पे क्यों ऊपर जाता है? एक और बयान, नवाज शरीफ साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उन्होंने कहा यहाँ पे कट लगा दिया, स्टॉप कर दिया जाए, डॉलर की कीमत इससे नीचे नहीं लाई जाएगी। ये उनका रिकॉर्ड पे बयान है, उनका इस तरह हमें फायदा नहीं हो रहा। एक तरफ इनका ये था। आप सिर्फ एक ये डॉक्यूमेंट दिखाना है इत्तेफाक से कि ओगरा की जो उज़मा आदल साहिबा थी, जो चेयरपर्सन थी, उनके बारे में एक ऑडिट पैरा आ गया है 60 मिलियन की रेगुलेटरीज का, और SNGPL की वो जो थी उनको CFO MD DMD सारा लगाया गया। आरिफ हमीद ने साइन नहीं की, LNG डील पे मुतनाज़ा उन्होंने कर दिए, और उनके ऊपर 60, और क्योंकि रेगुलेटर जो उनको लगाया जा नहीं सकता था, अपने ही फैसलों को UFG चोरी गैस का और बहुत सारे मामले वहाँ पर जाकर रिव्यू भी कर दिया। अब उसके ऊपर ऑडिट पैरा है भाई उनके नवाज शरीफ साहब की, उनकी हुकूमत में अब्बासी साहब ने लगाया, डील हुई। अब शहबाज शरीफ साहब पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन है, तो वो तो पैरा सेटल कर देंगे तो मामला खत्म। इसके बाद क्या कर सकते हैं? आखिरी फोरम है, तो क्या वो शहबाज शरीफ साहब अब इनके खिलाफ भी एक्शन लेंगे? इस ऑडिट पैरा के ऊपर उनको नैब या FIA को रेफरेंस भेजेंगे, या इस तरह बाकी मामला भी दफन होते जाएंगे? बिल्कुल खासा, ये बड़ा क्लियर। एक खातून जो SNGPL में मुलाजिम थी, वहाँ पर उन्होंने बेताशा अनोमलीज थी जिनको उन्होंने रिकमेंड किया ओगरा को, और ओगरा रेगुलेटर है SNGPL का। अगर वहाँ पर कोई इरेगुलरिटी SNGPL में होती है तो वो अल्टीमेटली ओगरा को रेफ़र की जाती है। तो ये पहले SNGPL में थी, बाद में इनको ओगरा का हेड लगा दिया गया, और वही अनोमलीज, वही 2 नंबरियाँ, वही फ्रॉड जो वहां पर हुए थे इनके अपने दौर में, उन सब को इनके सामने पेश कर दिया गया और इन्होंने उसको राइट ऑफ कर दिया। मेरा मतलब ये वही चीज़ है कि शहबाज शरीफ साहब ने खुद ही 2 नंबरियाँ की, और उसके बाद खुद ही PAC के चेयरमैन बन गए, और वो सारी चीज़ें उनके सामने आएंगी, वो उसको राइट ऑफ कर देंगे। तो ये सबसे बड़ा जो इशू था, जो गवर्नमेंट का जो पॉइंट था, वो इससे विंडिकेट हो जाता है। ये जो ज़ैली कमेटी बनी है, ज़ैली कमेटियां जो देखेंगी इनके दौर के सारे मामलात को, आप ये कह रहे हैं कि वो इसमें भी नहीं सही तरीके से शफाफ तरीके से काम होगा, वो पार्ट अपना अदा कर देंगे। अल्टीमेटली PAC के चेयरमैन ने ही इनको क्लियर करना होता है, ज़ैली कमेटीज भी अल्टीमेटली उसकी स्क्रूटनी करके चेयरमैन PAC को ही भेजेंगी, उसी ने क्लियर करना है। तो अल्टीमेटली ये शहबाज शरीफ के पास ही आएंगी, मगर एक ही तरीका। डॉक्टर साहब मैं एक चीज से डर रहा हूँ कि अगर 8 चीमा के मामले, 56 कंपनियों के मामले, फवाद के ऑडिट पैरा जो है वो शहबाज शरीफ साहब वो चीजें सारी सेटल कर देते हैं, वो हमजा के सामने आएंगे, वो हमजा के सामने आ जाएंगे, उधर आ जाएंगे तो वो क्लियर कर देंगे, तो नैब और कोर्ट कोई भी एक्शन नहीं ले सकता, क्योंकि आखिरी फोरम आपकी पैरा सेटल करने का। लेकिन फिर वही बात है ना बाबर साहब, असद साहब, जब सिस्टम ठीक नहीं होगा, पार्लियामेंट लॉजिस में ठहराया जाएगा,
उनको प्रोडक्शन ऑर्डर पे असेंबलीज में लाया जाएगा, जब उनको पीएससी का चेयरमैन बना दिया जाएगा तो फिर ये मामला तो होंगे। इस सारे सिस्टम को ठीक करने के लिए कानून साजी करनी पड़ेगी, वो ये लोग होने नहीं देते हैं। सेनेट में ये लोग बैठे हुए हैं, असेंबली में ये लोग साथ बैठे हुए हैं, ये काम होने नहीं देते हैं। फिर बोलते हैं कि हमारी अक्सरियत है सेनेट में, कर लो जो करना है, किस तरह करते हो। इस सारी सूरत हाल में यही कहेंगे कि अल्लाह ही है जो कि हमारे हाल पर रहम करे और ये सारी सूरत हाल कुछ बेहतरी की तरफ जाए। ये जो मैंने अभी खबर भी शेयर की है कि जो 70% कमी हुई है, इसमें आप ये देखिए खुसूसी तवज्जो देने के लिए डेस्क बनाया गया है कि सरमायाकारी जो बाहर से आनी है, सरमायाकारों के साथ मुकम्मल ताउन किया जाएगा, उनको हर तरह के मौके इक्वली फराहम किए जाएंगे। उसके बावजूद ये सूरत हाल है, तो देखते हैं आगे चल के क्या होता है। इसके साथ ही बाबर साहब, असद साहब आपसे इजाजत चाहेंगे। इंशाअल्लाह कल नाज़रीन फिर से मुलाकात होगी। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।